अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर खद आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, खबर जो कि फैनल कौम इस वक्त हेडलाइन बना रही है, और वो खबर यह है कि इंडिया एक रूठी हुई आंटी बनी हुई है। यानी इंडिया पाकिस्तानियों को देखकर मुंह बना रहा है, ऐसे मुंह बना रहा है जैसे हमने कोई इनका कर्जा लिया हुआ है, या जैसे हमने कोई चंद दिन पहले इनके राफेल मार गिराए हों। इस तरह का मुंह इंडिया ने बनाया हुआ है, जिधर भी देखते मुंह बना लेते। यानी ये बिल्कुल कोई अजीबो गरीब सूरत हाल है जो कि बनी हुई है। एससीओ के समिट में, एससीओ की कॉन्फ्रेंस में, और उसका जो फाइनल स्टेटमेंट है उसका इंडिया सिग्नेटरी नहीं है। यानी ना लेनी ना देनी सारी दुनिया साइन कर रही है, नहीं कोई साइन कर रहा तो चिंडिया नहीं कर रहा। ये अपना कंपैरिजन ना चाइना के साथ करके खुद को चिंडिया कहते थे, तो पाकिस्तान ने इन्हें उधर ही लाकर छोड़ा है कि नाम नहीं, जब तक हम तरक्की नहीं करते तुम भी इधर हमारे साथ खड़े हो जाओ। तो ये जो बातचीत होती है ना कि इंडिया और पाकिस्तान को एक दूसरे के साथ हाइफेनेट किया जाता है, वो यही है कि ना पाकिस्तान खुद तरक्की कर रहा है, ना ये इन्हें दुनिया तरक्की याफ्ता कौम या मुल्क तस्वुर कर रही है। ये उधर ही आकर खड़े हो गए हैं, और ये बड़ी बुरी महसूस हो रही है कि हम पाकिस्तान के साथ, हमें क्यों हाइफेनेट या पाकिस्तान के साथ जोड़ा जाता है। एससीओ के अंदर जो इन्होंने मुंह काला करवाया, नाज़रीन वो खबर आपके सामने रख देते हैं। लेकिन नाज़रीन दूसरी खबर जो पाकिस्तान के अंदर है, ये बड़ी खौफनाक किस्म की सूरत पाकिस्तान के अंदर बन गई है, और ये दहाइयों के बाद ऐसी सूरत पाकिस्तान के अंदर बनी है जहां पर क्राइम खौफनाक हद तक बढ़ चुके हैं। आज एक नौजवान के साथ मुलाकात हुई और बहुत ज्यादा अफसोस हुआ, यकीन माने कि बिल्कुल दिल फट रहा है उस नौजवान के लिए। ये नौजवान मियां वली से था, ये इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी के अंदर तालीम हासिल कर रहा है। ये मियां वली से इस्लामाबाद की तरफ आया, 2 दिनों की छुट्टी के लिए घर गया था। पीर वदाई जो अड्डा है रावलपिंडी के अंदर, वहां पर गाड़ी से ये नौजवान उतरा, और उसके बाद उसने बाइकिया के जरिए इस्लामाबाद आना था। अब इसने कोशिश ये की कि 2-3 बाइकिया वालों से बातचीत करे, चूंकि ये भी लूट रहे हैं सड़कों पर जो खड़े हैं, तो कोई 250 बता रहा है, कोई 300 बता रहा है। तो अचानक से एक बाइकिया वाला खुद आगे आ जाता है, और वो आकर ये कहता है कि जनाब मैं आपसे 100 रुपए लूंगा, मैं आपको इस्लामाबाद के अंदर पहुंचा दूंगा जिस जगह पर आपने जाना है, लेकिन मेरी एक शर्त है या एक गुजारिश है। इसने पूछा क्या गुजारिश है? गुजारिश है तो बाइकिया वाले ने कहा कि मेरे साथ एक और नौजवान है, इसने भी उसी जगह पर जाना है, लिहाजा उसे भी आप कंपनसेट करें, मैं दोनों से 100 रुपया लूंगा। इसने कहा बिल्कुल मुनासिब है जी, बिल्कुल ठीक है। और बाइकिया पर 3 बंदों के साथ इस गर्मी में सफर करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन सारे सबके हालात नाज़रीन ऐसे हैं, बड़ी मुश्किल से नौजवान मैनेज कर रहे हैं, और बड़ी मुश्किल से स्टूडेंट्स मैनेज कर रहे हैं। और वो बिल्कुल एक बच्चा है, यानी अभी अभी उसने यूनिवर्सिटी शुरू किया, 18-20 साल का वो बच्चा है। उसने कहा जी ठीक है। अब वो उनके साथ बैठ गया। रास्ते में आकर जी पीर वदाई से निकलते हुए रास्ते में जहां पर एक जगह पर ट्रैफिक थोड़ा सा कम है, झाड़ियां हैं, वहां पर वो बाइक रोकता है, और वो जो सेंटर वाला है वो इस नौजवान को कहता है कि उतर जाए। ये जो ही नीचे उतरता है, वो गन 2 बंदे उतरकर उसके सर के ऊपर रख देते और कहते हैं जो जो तुम्हारे पास मौजूद है वो हमें दे दो। उस बच्चे से 30,000 रुपए नकदी जो उसने रेंट देना था या जो अपने आप को फीड करना था, वो उससे लूट लिया जाता है। 2 मोबाइल फोन उस बच्चे से ले लिए गए, उसका लैपटॉप, उसका पर्स के अंदर उसके डॉक्यूमेंट्स, उसका शनाख्ती कार्ड, उसके यूनिवर्सिटी के तमाम तर डॉक्यूमेंट्स, उसकी यूनिवर्सिटी में दी गई जो फी स्लिप हैं, वो सारी, यानी हर चीज उस बच्चे से 15 से 20 सेकंड में वो लूट कर चले गए। उसके बाद जो खौफनाक अलमिया शुरू होता है, जो बड़ा परेशान कुन है नाज़रीन। अब वो रोता हुआ आ रहा है, परेशान, बड़ी मुश्किल से किसी के साथ लिफ्ट लेकर I9 थाने में पहुंचा। वहां पर जाकर पुलिस के सामने उसने दरखास्त की कि सर मुझे 15 से 20 मिनट पर लूट लिया गया है, बराए मेहरबानी मैं अब आई डोंट नो व्हाट टू डू, मुझे हेल्प करें। होना तो ये चाहिए था वायरलेस पर पुलिस कांटेक्ट करती, नाके लगे हुए जगह जगह पर रोकती और मॉनिटर करती। I9 थाने वालों ने कहा सर ये हमारी हुदूद ही नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारी हुदूद में ही नहीं आता। इसने कहा हुदूद मुझे समझ नहीं आते, मुझे बताएं। उन्होंने कहा I10 थाने में चले जाएं। तो ये उधर से दोबारा से, अब जेब में एक फूटी कोड़ी नहीं है, ये किसी से यानी मिनते तरले करके लिफ्ट मांगकर I10 थाने में गया। अब I10 थाने में जाकर थाने वाले पूछ रहे हैं कि तुम्हारे पास फोन कौन सा था? इसने कहा आईफोन था। उन्होंने कहा आईफोन चूंकि बाहर से आता है और ये नॉन पीटी है, लिहाजा हम FIR ही नहीं करते, अब जाए जिधर मर्जी है। तो 2 थाने घूमने के बाद बड़ी मुश्किल से वो फिर एक मोबाइल फोन की शॉप पर गया। वहां पर जाकर उसने बाकियों के साथ कांटेक्ट किया, थोड़े बहुत पैसे उसने अपने इजी पैसा से बायोमेट्रिक के जरिए निकलवाए। तो एक बड़ी बुरी और खौफनाक किस्म की सूरत उस नौजवान के साथ बनी है। अंदाजा लगाएं कि क्राइम इतने ज्यादा बढ़ गए, और खासतौर पर ये बाइकिया उबर के जरिए, और खासतौर पर ये बात आपने ज़हन में रखें। बताने का मकसद ये है कि ये जो बाइकिया वाले आपको आम अवेलेबल मिल जाते हैं, सस्ते दामों मिल जाते हैं, जब तक आप ऑनलाइन टैक्सी ना करें, ऑनलाइन उसका रिकॉर्ड मौजूद ना हो, उसकी तस्वीर मौजूद ना हो, ऑनलाइन उसकी ट्रैकिंग मौजूद ना हो, तो कभी भी कोई भी बाइकिया या किसी भी तरह की गाड़ी ना लें। ये मामूल बन चुका, और ये 100 से 150 वारदातें खाली इस्लामाबाद पिंडी के अंदर रोजाना होती हैं। हालात ऐसे बने हुए हैं, और ये सिर्फ वो क्रिमिनल्स नहीं है जो कि आदतन क्रिमिनल्स हैं, यानी वो लोग नहीं है जो कि जिनका काम ही क्राइम करना है। बहुत सारे नए लोग इसके अंदर शामिल हुए हैं। पाकिस्तान की मिडिल क्लास बिल्कुल खत्म हो गई है, लोगों के पास बिजली के बिल्स देने के नहीं है, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, बुरी हालत है। लिहाजा उन्होंने फाइनल यही रास्ता चुना है कि जनाब एक आधी गन उठाइए, बाइक या शायद मोटरसाइकिल उनके पास मौजूद है, लिहाजा वो निकल पड़ते हैं जिधर जितना हाथ पड़ गया। पुलिस
काम नहीं कर रही। और अब इस्लामाबाद की पुलिस तो ठीक है, यानी तगड़ा काम करते हैं, इनकी सर्विलेंस भी बेहतर है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर हमने ये केसेस देखे हैं कि पुलिस की मिली भगत से ये सारी चीजें होती हैं। मैं इस वाकये में पुलिस को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे वाकये ऐसे या बहुत सारे ऐसे हादसे या इस तरह की वारदातें हुई हैं जहां पर पुलिस बाकायदा से हिस्सेदार थी और पुलिस का उसके अंदर हिस्सा शामिल था, पुलिस वाले मिले हुए थे। यानी कैसे मुमकिन है कि I9 और I10 के बीच में से एक बंदे को लूट लिया जाए, नौजवान को, और किसी को इल्म ही ना हो, और फिर ये इस तरह से दंदनाते हुए घूम रहे हो, फिर रहे हो। बहरहाल नाज़रीन, ये वारदातें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। खुद एहतियात करें, अपनी जानें बचाएं, अपने मोबाइल फोन या 4 पैसे जो आपके पास मौजूद हैं उन्हें किसी तरह से बचाएं, क्योंकि जो हालात हैं ये बहुत खौफनाक हालात हैं। नाज़रीन, अब ये खबर है और ये खबर जियो न्यूज़ की है और ये बड़ी परेशान कुन खबर है, हैरान कुन खबर है। खबर ये है नाज़रीन के ये दुनिया की जो 350 यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंदर पाकिस्तान की एक भी यूनिवर्सिटी का नाम शामिल नहीं है। ये जियो न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है कि नो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी इन टॉप 350 यूनिवर्सिटीज ग्लोबली। पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक न्यूक्लियर एटमी मुल्क, हमारे पास एटमी एहसास है, हमारे पास एटमी एहसास है, जिधर भी जाते हैं हमारे पास एटमी एहसास है। हमारे पास बहुत बड़ी क्रिकेट टीम है जो कि हमने खत्म कर दी है। तो हमारे जो एटमी एहसास वाले मुल्क है, स्टेट है, रियासत है, उसकी 350 दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज के अंदर नाम ही नहीं आ रहा। अब जो आए हैं उसके बाद रैंकिंग में हमारे नाम आए हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग है और बड़े हैरान कुन है कि जनाब ये कायद आज़म यूनिवर्सिटी 354, नेस्ट यूनिवर्सिटी जो कि तगड़ी तरीन यूनिवर्सिटी है, जिस पर जाकर पाकिस्तान के बड़े बड़े अशराफिया और बहुत बड़े बड़े ओहदेदारान वहां पर जाकर खिताब, गुफ्तगू और बातचीत करते हैं, 371। उसके बाद आप देखें तो द यूनिवर्सिटी ऑफ कराची 1001 यूनिवर्सिटी में 1001 इसका नंबर है, बट नो अदर यूनिवर्सिटी फ्रॉम सिंध हैज बीन एबल टू मेक इट टू द टॉप 1500 यूनिवर्सिटीज। भुट्टो का जो जगह है, जमहूरियत इज द डेमोक्रेसी इज द बेस्ट डेमोक्रेसी। नौजवान जो लीडर इन्होंने इस मुल्क को दे दिया बिलावल भुट्टो जरदारी के रूप में, एक नया उभरता हुआ एक प्रोग्रेसिव लीडर, लिबरल प्रोग्रेसिव पर्सनैलिटी आपको नजर आती है, जो अंग्रेजी बोल लेता है, ठा ठा करता हुआ अंग्रेजी बोलता है, उसके सूबे में जहां पर हुकूमत करते हुए दहाइयां इन्हें हो चुकी हैं, 1500 यूनिवर्सिटीज में से एक यूनिवर्सिटी भी जगह नहीं बना पा रही। अदर नोटेबल पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज इन द रैंकिंग इंक्लूडिंग पंजाब यूनिवर्सिटी 542, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज 555, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद 654, अंदाजा लगाएं, कॉमसर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद 664, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज 721, यूईटी लाहौर 801, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर 901, लाहौर यूनिवर्सिटी 951, आगा खान यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कराची एट 1001, बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल ये 1200 से ऊपर चढ़ी हुई। 350 यूनिवर्सिटी में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है और 1000 के अंदर सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज है पाकिस्तान की। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि ये जब मैंने पूछा और समझने की कोशिश की आखिर किन बुनियादों के ऊपर ये दर्जाबंदी यूनिवर्सिटीज की हो रही है, तो उसमें बताया गया कि एक तो इनकी जो रेपुटेशन है, यूनिवर्सिटीज की जो रेपुटेशन है, इनकी जो एकेडमिकल या इनकी जो एकेडमिक्स की रेपुटेशन है वो, दूसरा जो ये रिसर्च कर रही है, इनकी रिसर्च दुनिया में क्या क्या कंट्रीब्यूट कर रही है, तो दुनिया में जो रिसर्च कंट्रीब्यूट कर रही है या टॉप रिसर्चर्स या जिन टॉपिक्स के ऊपर रिसर्च प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ये है कि दुनिया की 350 यूनिवर्सिटीज में ये नाम भी नहीं है इनका मौजूद, और दुनिया की 1000 यूनिवर्सिटीज के अंदर 2 यूनिवर्सिटियां पूरा जोर लगाकर, पूरा टिल लगाकर उसके अंदर शामिल हो रही हैं। तो ये जो यूनिवर्सिटीज हैं, आपका जो पढ़ा लिखा प्रोडक्ट है वो आप क्या निकाल रहे हैं, किन लोगों को आप बाहर निकाल रहे हैं? नेटफ्लिक्स के सीरीज देखकर जाली अंग्रेजी के 400-500 वर्ड लिखकर हमें जो मरोड़ कर सुनाते हैं, हमें तो खैर यूनिवर्सिटीज के मुंह की तरफ नहीं जाने देती। यानी ऐसी अंग्रेजी में बाहर खड़ा हुआ बंदा बातचीत करता है कि हम खुद ही सोचते हैं कि बाहर चले, हम चले जाएं, हमारे लिए जगह नहीं है। इनके साथ जब बैठते हैं तो ये ऐसी गुफ्तगू बातचीत करते हैं, इधर उधर की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं कि बंदा चकरा जाता है कि यार ये कोई मेरे सामने कोई तोप बैठी हुई है। लेकिन जब आइन के ऊपर बातचीत हो, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बातचीत हो, जिस पर रियासत स्टेट बेस कर रही है, तो उसमें कहते नहीं हम एलीट के बच्चे हैं, हम नहीं सड़क पर आकर सोटा खा सकते, नहीं, हम एलीट के बच्चे हैं, हमने कॉन्स्टिट्यूशन पर बातचीत नहीं करनी। इस मुल्क का इलेक्शन चोरी होगा, लेकिन आपकी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स या यूनिवर्सिटीज का रोल, उनके प्रोफेसर का रोल आपने कहीं पर नहीं देखा होगा। कोई चीखें, कम से कम कोई एक स्टेटमेंट, कोई प्रेस रिलीज, नथिंग। उसकी वजह यह है कि आप कहां पर स्टैंड कहां पर कर रहे हैं, आप ह्यूमन राइट्स के ऊपर आपकी क्या पोजीशन है, ह्यूमन राइट्स जो वायलेशंस हो रही हैं, वोटिंग वायलेशंस हो रही हैं, राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं, आप किधर हैं? आप ये लाखों लोग, मिलियंस में नौजवान हैं जो कि इन यूनिवर्सिटीज के अंदर मौजूद हैं, ये स्टैंड ही कहीं पर नहीं करते। ये गायब एक ऐसी मखलूक है जो कि सिर्फ दाढ़ियों के स्टाइल माशाल्लाह बनाना, बहुत ब्रिलियंट लोग भी मौजूद हैं, नो डाउट इन दैट, लेकिन नजर ही नहीं आ रहे।
اب ہماری جو ریسرچ ہے اس کا اندازہ یہ لگا لیں کہ ابھی اپنے ایم فل کے لیے میں ایک کشمیر کے اوپر ایک ریسرچ کر رہا ہوں آزاد کشمیر کے اندر کلائمیٹ کو لے کر، اور کلائمیٹ جو کہ آزاد کشمیر کا جو ایکو سسٹم ہے اسے تباہ کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے، اس کے دھجیاں اڑا رہا ہے۔ کشمیر کی پوری جو شکل ہے، کشمیر کو جو آپ بیچتے ہیں نا، پاکستان کے اندر بیٹھ کر بیچتے ہیں، جنت ہے کشمیر، جنت ہے، جنت نظیر ہے، دیکھنے والی جنت ہے۔ بھائی آپ کو اندازہ ہے کہ کشمیر کے اندر کتنے پرندے ہیں جو کہ ختم ہو چکے ہیں، ان کی ایگزسٹنس وہاں پر موجود نہیں ہے۔ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کشمیر کے اندر ٹیمپریچر کس طرح سے بڑھ رہا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کشمیر کے اندر فلیش فلڈز کتنے زیادہ ہیں۔ بلکہ میں اسی ریسرچ کے دوران ایک چیز دیکھ رہا تھا کہ خالی نیلم ویلی کے اندر 76 سے زیادہ نئی لیکس بنی ہیں، جو کہ آپ کا جو گلیشیئر ہے وہ ملٹ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے 76 نئی لیکس بنی ہیں، وہاں پر لیکس بنی ہیں، یعنی جو ندیاں ہیں وہ بنی ہیں۔ تو آپ کا ایکو سسٹم پورا برباد، لیکن وہاں پر ریسرچ کوئی نہیں ہے، کوئی ان چیزوں کے اوپر ریسرچ، کوئی سٹیٹمنٹ یا کچھ بھی ہوا نہیں ہے۔ تو دنیا میں جو یونیورسٹی سٹینڈ کر رہی ہیں، ان کی ریسرچ ہے، ان کا گلوبل آرڈر کے اندر کنٹریبیوشن ہے، ان کا ہیومن رائٹس کے اوپر، انسانی حقوق کے اوپر، پولیٹیکل سائنس میں، ریسرچ میں، ٹیکنالوجی میں، میڈیکل کے اندر کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن ہیں۔ لیکن ہماروں کے کنٹریبیوشن یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو پیل دینا ہے انہوں نے جعلی انگریزی بول کر، اور دھجیاں اڑا دینی، آئین کی بات نہیں کر رہی صرف، یہ ہمارے ایلیٹ کے بچے ہیں جی، یہ مہنگی فیس دے کر یونیورسٹی کے اندر جا رہے ہیں، لیکن آئین کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ ان سے پوچھ لیں کہ منی ہائسٹ کے اندر پروفیسر کی ٹرمنالوجی کیا تھی بینک آف اسپین کو لوٹنے والی، تو یہ وہ بتا دیں گے، لیکن یہ نہیں بتائیں گے کہ اس ملک کے اندر جو آئین کو پامال کیا جا رہا ہے، اس کے اندر ان یونیورسٹیز کا اسٹوڈنٹس کا کیا رول ہے۔ تو یہ بڑی حیران کن چیز ہے۔ ناظرین، اب جو ڈیولپمنٹ ہے یہ انٹرنیشنلی ہے، اور چائنا کے اندر جو SCO کانفرنس تھی، وہاں پر سمٹ تھا، اس میں جناب انڈیا سائن نہیں کر رہا۔ اب یہ انڈین ڈیفنس منسٹر راجناتھ سنگھ وہاں پر موجود تھا، اس کی بڑی تڑی چھڑی لگاتا ہے، اور یہ RSS کی اسی آئیڈیالوجی سے متاثر ہے جس کا مودی ہے۔ یہ شادیاں نہیں کرتے، ان کے بچے اولادیں نہیں ہوتی، لیکن لوگوں کے بچے اور اولادوں کو یہ مرواتے ہیں۔ بہرحال یہ انڈیا ریفیوزز ٹو سائن جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایٹ ڈیفنس سمٹ اوور کشمیر۔ انڈیا نے سائن نہیں کیا۔ انڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ پہلگام جو واقعہ ہوا کشمیر کے اندر، وہاں پر 26 لوگ جو ان کے جانے گئی ہیں، بڑا افسوس ہوا۔ دیکھیں ہندو مارے گئے اس کے اندر، لیکن نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کوئی بھی ہے، اس کی جان کی قیمت ہے، اس کی جان کی ویلیو، اور ہر شخص چاہے وہ ایون اسرائیل کے اندر بھی موجود ہے، اگر وہ ان آرمڈ ہے، وہ ایک عام شہری ہے، تو اس کی زندگی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور اس کے اوپر ایک گلوبل آرڈر اور گلوبل جو لا ہے وہ اس کی زندگی کی حفاظت کی ضمانت دیتا اور یقینی بناتا ہے۔ تو پہلگام کے اندر جو کچھ ہوا اس کے اوپر انڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پاکستان کو بلیم کیا تھا، لہٰذا پاکستان کا اس کے اندر نام شامل نہیں، ہم سائن نہیں کریں گے۔ بھائی یعنی یہ منہ اور یہ مسور کی دال، انڈیا ہمارے سامنے بات کر سکتا ہے۔ چند دن پہلے پھینٹا لگایا، شکر پڑے ہم نے روک دیا ہے، نہیں تو بات بڑھ جانی تھی۔ یعنی شکر پڑے ہم نے مزید انہیں دھو کر نہیں مارا۔ شائننگ انڈیا کے میں بھی کیسے کہانیاں سناتا تھا، لیکن اندر سے یہ بالکل ایک پھٹیچر قسم کا مول نکلا ہے۔ یعنی اندر سے جو نکلا یہ سر گمک تھا ان کے میڈیا کا، ان کے رپورٹرز، اور لائیو ٹیلی ویژن میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اسلام آباد کے قریب سمندر پر حملہ ہو گیا اور ہماری نیوی چلی گئی ہے، اور ہمارا جو وکرانت بیری بیڑا ہے وہ وہاں پر پہنچ چکا اور وہاں سے برہموس مارنے والا ہے۔ اسلام آباد کے اندر سمندر، میں نے باہر نکل کے دیکھا کہ کدھر سمندر ہے، شاید انڈین نیوی گھیر گئی ہو ہمیں۔ یعنی ڈر پڑ گیا تھا کہ کہیں انڈین نیوی اسلام آباد کے جو سمندر ہیں وہاں پر نہ پہنچ گئی ہو۔ ان کا میڈیا رپورٹ کر رہا تھا، اور اندازہ لگائیں کہ جس پہلگام کے اوپر پاکستان پر الزامات لگا کر انہوں نے ایک نیوکلیئر اسٹیٹ کی بارڈرز کی وائلیشن کی ہے، انٹرنیشنل بارڈر کی وائلیشن کی ہے، ابھی تک وہ 4 جو اسیسنز تھے، ہتھیار اٹھانے والے تھے، دہشت گرد تھے، ان کے بارے میں یہ ایک ملک شائننگ انڈیا، مودی کا انڈیا، 1.5 ارب کی آبادی، ڈیموکریسی کا چہرہ، جمہوریت اور بہت بڑی ایک اکانومی، وہ ابھی تک ان 4 بندوں کو نہیں ڈھونڈ سکی۔ ابھی تک پہلگام اٹیک کرنے والے جو اسیسنز ہیں ان کے بارے میں کوئی اطلاعات نہیں ہے۔ ٹرمپ دنیا کا جو لیڈر ہے، جو تھانے دار ہے، وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ایک نیوکلیئر وار جو کہ ایٹمی جنگ ہونے والی تھی، پوری دنیا اڑنے والی تھی، میں نے وہ ریورس کروائی ہے، بٹ ابھی تک وہ 4 بندے نہیں پکڑے گئے۔ خیال رکھیے گا ناظرین، اپڈیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔